सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज जो है एमपी बोर्ड की जो क्वेश्चन बुकलेट पोर्टल पर डाली गई है उसका यूनिट 4 चौथी यूनिट है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम हम देखेंगे। और यूनिट 4 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स क्वेश्चन है, उसको हम एक एक करके सॉल्व करके सारे आंसर हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। तो जो फेराडे का जो दूसरा नियम हमने पढ़ रखा है E बराबर -N/dt। ये फेराडे का दूसरा नियम होता है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है, E इंड्यूस्ड कहलाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये फेरों की संख्या है। तो स्वतंत्र मतलब उस पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या क्या आ रहा है इसमें? एक फेरों की संख्या आ रही है, ये आ रही है, इस पर निर्भर करेगा। चुंबकीय फ्लक्स d∅, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी आ रहा है। समय dt, समय भी आ रहा है। ये तीन चीजें इसमें आ रही है। चौथी कुंडली का प्रतिरोध इस सूत्र में नहीं है। तो सही ऑप्शन हमारे पास आएगा कुंडली का जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये आएगा हमारे पास फोर्थ वाला। इस तीन पे डिपेंड करेगी और चौथे पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये चीज ध्यान रखना। सेकंड हमारे पास लेंज का नियम। लेंज का जो नियम होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित होता है। इसको हमने प्रूव भी कर रखा है। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भंवर धारा का उपयोग, देखो भंवर धारा का उपयोग धारामापी को रुदल बनाने में किया जाता है, चालमापी स्पीडोमीटर में किया जाता है और इलेक्ट्रिक ब्रेक में भी किया जाता है। सभी में एडी करंट का यूज किया जाता है। इसमें ऑल द एबोव सारे ऑप्शन सही होंगे, ऑल ऑफ एबोव ये ऑप्शन सही होगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास में है फोर्थ वाला, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो प्रेरित धारा की दिशा हम लेंज के नियम से भी ज्ञात करते हैं, और जो हमारे पास में राइट हैंड रूल होता है जिसको हम दाएं हाथ का नियम, इन दोनों नियम से हम धारा की दिशा ज्ञात करते हैं, प्रेरित धारा की दिशा। तो इसमें लेंज का नियम भी उपयोग करते हैं और प्रेरित के दाएं हाथ का नियम का भी उपयोग किया जाता है। फिर ए और बी ये तो ये ऑप्शन सही होगा, सी वाला ये भी उपयोग करते हैं और ये भी उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, यदि समतल कुंडली में n फेरे हो तो उसका स्वप्रेरकत्व अनुक्रमानुपाती होता है। देखो स्वप्रेरकत्व का जो फार्मूला हमने पढ़ रखा है n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व होता है वो फेरों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ये फार्मूला हम डेराइव करते तब उस समय आता है, इसका आपको पर निर्भर करता है n समानुपाती n का स्क्वायर। यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा, पहले वाला n स्क्वायर। अगला हमारे पास रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं, वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। भंवर धारा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के दो प्रोब बनाए जाते हैं। देखो भंवर धारा जो होती है उससे ट्रांसफार्मर के प्रोब गर्म हो जाते हैं, तो उस हानि को कम करने के लिए, भंवर धारा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के प्रोब पटलित का मतलब एक दूसरे के ऊपर जमाना, लेमिनेटेड बोलते हैं उसको क्या करता है? लेमिनेटेड करते हैं। तो यहाँ पे है लेमिनेटेड। तो भंवर धारा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के प्रोब पटलित किए जाते हैं, लेमिनेटेड किए जाते हैं। ध्यान रखना। किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंतरिक मान, देखो ये हमने पढ़ रखा है E = -d∅/dt s d∅/dt, ये सूत्र हमने पढ़ रखा है। फिर d∅/dt का मान 1 होता है, यानी धारा परिवर्तन की दर कितनी होती है? 1 होती है। d∅/dt का di/dt का मान यदि 1 होता है, धारा परिवर्तन की दर इकाई होती है, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है।
यहाँ आ जाएगा हमारे पास स्व प्रेरक, सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरक के बराबर होगा। धारा परिवर्तन की दर इकाई होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक एल के बराबर होता है, स्व प्रेरक के बराबर होता है। भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, हीट एनर्जी में लॉस होता है। ऊष्मीय ऊर्जा, भंवर धारा क्या कहते हैं, किसी चीज को गर्म कर देती है, गर्म मतलब हीट एनर्जी में डिसिपेशन होगा, उसका पावर व्यय होगा, हानि लॉस होता है। एक कुंडली के अंदर लोहे का कोर रखने पर उसका स्व प्रेरक, देखो कुंडली का जो स्व प्रेरक होता है वो म्यू के अनुक्रमानुपाती होता है। म्यू मतलब परमिबिलिटी, चुंबकनशीलता, लोहे की चुंबकनशीलता अधिक होती है, इसलिए प्रेरकत्व का मान भी अधिक होगा, अधिक हो जाता है या बढ़ जाता है, अधिक इंक्रीज हो जाता है। यदि नरम लोहे का टुकड़ा अंदर रख देंगे तो एल की वैल्यू होती है बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, अभी हमने देखा था कि जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर d∅dt ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये फैराडे का दूसरा नियम होता है, ये समानुपाती d∅dt। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ, विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। इस तरह से हमारे पास रिक्त स्थान हो जाएंगे। और स्व प्रेरकत्व की मात्रा, सेल्फ इंडक्शन की जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है, ध्यान रखना, हेनरी, हेनरी स्व प्रेरकत्व की मात्रा हेनरी। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होगी वो हेनरी हो जाएगी, ध्यान रखना, सेल्फ इंडक्शन की यूनिट हेनरी हो, हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर अपॉन मीटर का स्क्वायर, यानी यहाँ वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हेनरी हो जाएगा, हेनरी, हेनरी। एक कुंडली में लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए फेरों की संख्या को दुगनी करते हैं। देखो अभी हमने सूत्र लिखा था एल समानुपाती एन का स्क्वायर। स्व प्रेरकत्व क्या होता है, फेरों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। फार्मूला हमने सिद्ध कर रखा, प्रूव कर रखा है। तो यदि इसकी संख्या को दुगना करेंगे तो स्व प्रेरकत्व कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा, दुगना करेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो ये कितना गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4। विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं, तो विद्युत का जड़त्व जो होता है वो स्व प्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्शन को कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन को हम क्या कहते हैं, विद्युत का जड़त्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये धारा परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, धारा परिवर्तन होने नहीं देता। जो जड़त्व का काम होता है वही यहाँ पर स्व प्रेरकत्व का काम होता है, इसलिए इसको हम विद्युत का जड़त्व भी कहते हैं। दो प्रेरक कुंडलियों पे स्व प्रेरक L1 और L2 है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। देखो श्रेणी क्रम का सूत्र प्रतिरोध का हमने पढ़ा था, R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। इसी प्रकार से यहाँ पर A इक्वल हो जाएगा L1 प्लस L2। ये स्व प्रेरकत्व का श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, A इक्वल टू L1 प्लस L2। जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है। जैसे हमने कोई सर्किट को भंग किया, ब्रेक किया, तोड़ा, स्विच बंद किया, तो क्या होगी, प्रेरित धारा जिसके कारण से उत्पन्न होगी उसी का क्या करेगी, वो विरोध करेगी। यानी धारा कम होने की कोशिश करेगी, कम होने की कोशिश करेगी, कम नहीं होने देगी। नहीं होने देगी मतलब जिस धारा में मुख्य धारा प्रवाहित हो रही उसी धारा में, उसी दिशा में प्रेरित धारा भी प्रवाहित होगी। यानी इसमें जो प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो मुख्य धारा की दिशा में होगी। प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा में, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, क्योंकि प्रेरित धारा कम होती है, धारा का मान कम होता है तो उसका विरोध होता है। तो जिस दिशा में मुख्य धारा प्रवाहित उसी दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। इस स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा चक्कर से एलसी परिपथ में धारा विभवांतर के मध्य कलांतर π/2 होता है, 90 डिग्री का कलांतर होता है। देखो वोल्टेज के बीच में 180 डिग्री का होता है, VL और DC के बीच में क्या करते हैं, 180 डिग्री का, यानी पाई का कलांतर होता है, पाई मतलब 180 डिग्री। लेकिन धारा और विभवांतर के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में कितने डिग्री कलांतर होता है, π/2 का होता है। इस चीज को ध्यान रखना। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शिखर मान R0 है
तो IRMS वैल्यू कितनी होगी? देखो इसका फार्मूला हमने पढ़ा था कि IRMS इक्वल टू होता है I0/√2। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसका 1/√2 गुना होता है। तो IRMS इक्वल टू I0/√2 होगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में क्या होती है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं? जिसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, यानी NP का मान प्राथमिक में फेरों की संख्या कम होती है NS से। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय तुलना में कम होती है, कम आ जाएगा, कम होती है। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो जितने भी उपकरण होते हैं AC को नापने वाले वो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, जो गर्म होते हैं ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसके उपकरण सारे ऊष्मीय प्रभाव पर। और डिस्क धारा को मापने वाले उपकरण चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। ध्यान, एक शुद्ध परिपथ में धारा आगे कला के बीच विभवांतर होता है। देखो शुद्ध यदि मान लो C जुड़ा हुआ धारिता का, तो उसमें धारा और वोल्टेज के बीच में जो कलांतर होता है वो π/2 का होता है, π/2 का कलांतर होता है। एक संधारित्र अपने में से गुजरने देता है। तो जो कैपेसिटर होता है हमारे पास, वो जो कैपेसिटर जो होता है वो कैपेसिटर अपने में से कौन से करंट को पास करता है ये आपको बताना है। तो जो कैपेसिटर होता है वो केवल AC करंट को पास कर देता है। इसमें हमारे पास कौन सा करंट आएगा? ओनली AC करंट, केवल AC करंट आएगा। AC कैपेसिटर पास थ्रू ओनली AC करंट को पास होने देता है। ट्रांसफार्मर के क्रोध को निम्न प्रभाव से कम करने के लिए पटलित किया जाता है। पटलित का मतलब एक दूसरे को जमाना, लैमिनेटेड करना। तो ट्रांसफार्मर के क्रोध पटलित क्यों किए जाते हैं? तो उसमें जो भंवर धारा उत्पन्न होती है एडी करंट, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर की क्रोध पटलित करते हैं। तो यहाँ पर एडी करंट आ जाएगा, ध्यान रखना, दूसरे में एडी करंट आ जाएगा, एडी करंट। तीसरा हमारे पास में है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलने की युक्ति कौन सी होती है? तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन बनता है? जनरेटर, AC जनरेटर, ये चेंज कर देता है। AC जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में AC जनरेटर बदलता है। भारत में घरों में दिए जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? देखो हमारे जो भारत इंडिया में जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जैसे अमेरिका है या अन्य कोई यूरोपियन कंट्री, वहाँ पे 60 हर्ट्ज होती है। तो भारत में 50 हर्ट्ज होती है, ध्यान फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 50 इसमें 50 होती है, क्या? तो इस तरह से 50 हर्ट्ज इसका आंसर सही आ जाएगा, 50 हर्ट्ज इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, वन वर्ड है यहाँ पर। किसी प्रत्यावर्ती धारा का I0 एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होता है? देखो औसत मान तो शून्य होता है, कोई प्रत्यावर्ती धारा का एवरेज मान लेके एक चक्र में प्लस माइनस इसका मान कितना आ जाएगा? 0, शून्य होता है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? 0 होता है। एक टोटल मान यदि देखें एक पूर्ण चक्र का। प्रतिघात का मात्रक, प्रतिघात जो होता है एक तरह से हमारे पास प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिघात, प्रतिबाधा और प्रतिरोध तीनों के मात्रक ओम होते हैं। रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, ये तीनों के यूनिट क्या होती है? ओम होती है। वाटिंग धारा का, तो वाटिंग धारा का मतलब ये होता है कि जब किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं, किसी संधारित्र या कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा तो प्रवाहित होती है परंतु उसमें ऊर्जा का वेग, पावर वेग बिल्कुल 0 होता है, P एवरेज इक्वल टू 0 होता है। तो उस धारा को वाटिंग धारा कहते हैं। वाटिंग धारा किसको कहेंगे? कि जब किसी परिपथ में, किसी भी सर्किट में क्या हो, या तो कुंडली जुड़ी हो, N जुड़ा हो या फिर C जुड़ा हो, दो में से कोई सा भी एक कंपोनेंट या अवयव जुड़ा हो। N मतलब कुंडली, C मतलब कैपेसिटर, इन दो में से कोई सा भी एक अवयव जुड़ा हो, तो
तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है परंतु ऊर्जा का वेग बिल्कुल 0 होता है, तो उस धारा को हम वाटी धारा कहते हैं। तो जब किसी परिपथ में कुंडली जुड़ी हो या फिर संधारित्र जुड़ा हो तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है परंतु ऊर्जा का वेग बिल्कुल नहीं होता, पावर डिसिपेशन कितना होता है, 0 होता है। तो ये जो धारा होती है उस धारा को वाटी धारा कहते हैं। किस दशा में धारा वाटी होती है, तो कुंडली में एल या सी जुड़ा हो तब उस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में हमारे पास फार्मूला होता है कि पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास। ये फार्मूला था पी एवरेज का। तो जब ए या सी जुड़ा हो कुंडली या कैपेसिटर, तो जो फाई की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 90 डिग्री। जब किसी परिपथ में कुंडली जुड़ी हो या संधारित्र जुड़ा हो तो उनके बीच की जो फाई, उनके फेज डिफरेंस जिसको हम कलांतर कहते हैं, इसका मान 90 डिग्री होता है। फाई का मान 90 डिग्री रख देंगे तो पी एवरेज की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास 90 डिग्री। और कास 90 डिग्री 0 होता है तो पी एवरेज इक्वल टू 0 होता है। तो इस तरह से ये पावर वेग 0 होता है। तो इस प्रकार की धारा को ही हम वाटी धारा कहते हैं। मतलब धारा तो प्रवाहित होती है लेकिन ऊर्जा का वेग बिल्कुल नहीं होता। पी एवरेज का मतलब ऊर्जा का वेग, पावर जिसको हम कहते हैं, उसको हम ऊर्जा का वेग कहते हैं, 0। अब हम सही जोड़ी मिलाएंगे। प्रेरण प्रतिघात जिसको हम एक्स सी से एक्स एल प्रदर्शित करते हैं। एक्स एल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, एक्स एल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। धार की प्रतिघात जिसको हम एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। आर एल परिपथ की प्रतिबाधा आर एल, जिसमें यह आएगा √r² प्लस एक्स एल का स्क्वायर। आर सी परिपथ की, आर सी मतलब एक्स सी आएगा, ये वाला आ जाएगा r² प्लस एक्स सी का स्क्वायर। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, इसमें तीनों चीजें आ जाएगी। सबसे पहले वाला ऑप्शन आएगा r² प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। और अनुनादी आवृत्ति जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारे पास में 1/2 पाई एफ सी के बराबर होती है। तो इस तरह से सारे ऑब्जेक्टिव को हमने सॉल्व कर लिया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।